नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। 23 फरवरी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हम पर डे 9:15 पे एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की पूरी अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी की इस यात्रा में आंसर राइटिंग का करना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसकी पूरी श्रृंखला को हम लगातार मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक करते हैं। तो आज ये 23 तारीख की जो क्लास है, ध्यान रखना ये रिकॉर्ड क्लास है, लेकिन देखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं यही चाहता हूँ कि यदि किसी कारणवश मैं एक शादी में हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए 1-2 दिन के लिए जो मेरी लीव है उस लीव को पूरा करने के लिए क्लास को मैंने रिकॉर्ड कर दिया गया। और ये सारे प्रश्न आपको जिस तरीके से हम लोग लाइव में करते हैं वैसे ही आप देख के इनको लिखने का प्रयास करें। बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी दिनचर्या में अपनी दैनिक क्रियाओं के माध्यम से जो आप कर रहे हो उनके कामों को उसमें निहित करना, क्योंकि ज़रूरी है। यदि आप एक दिन भी छुट्टी कर देंगे तो हमारा जो बॉडी है वो वहाँ उसमें रम जाता है। अगर आप 3 दिन लगातार जम के सो लीजिएगा तो हमारा बॉडी जो होती है, जो माइंड होता है, वो सोच लेता है कि इसने इस तरीके से जीवन यापन करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दिन भी लीव ना हो। हमारा जो शेड्यूल है, जो हमारा प्लान है, उसके अंतर्गत हम खरे उतरते हैं। ये मैं वादा करता हूँ, जो आपने मुझसे बिलीव किया है मैं उसको कभी धनक टूटने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर देते हैं कि आपका लॉस ना हो जाए एक दिन का भी। तो चले, इतना डेडिकेट मैं हूं तो आप भी इतने डेडिकेट बन जाइएगा, फिर देखना कैसे इतिहास लिखा जाएगा। आइए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या है आज का, बहुत अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये रहा 2019 में जीएस फर्स्ट पेपर से ये आया हुआ है यूपीएससी की धर्मशाला में। क्या क्वेश्चन है, हाउ इज इफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के टू द रैपिड इकोनॉमी डेवलपमेंट इन इंडिया। कुशल और किफ़ायती शहरी जन परिवहन भारत में तीव्र आर्थिक विकास की कुंजी कैसे है, इसके बारे में आपको चर्चा करना देखेगा। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उसमें जो मुख्यतः एलिमेंट है जिसको हम लोग परिवहन कह सकते हैं। यानी जब तक कच्चा माल सही समय पर नहीं पहुंचेगा और पकने के बाद वो सही समय पर नहीं पहुंचेगा तो हमारे पास आर्थिक विकास को गति नहीं मिल पाती है। तो आर्थिक विकास करने के लिए आपको बहुत सारे कच्चे माल की पूर्ति करना, देखा भी जाता है कि भारत में, ध्यान रखना, परिवहन तंत्र बेहतर ना होने के कारण भी, ध्यान रखना, हम विकास की जो गति है लगातार उसे कम कर पाते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न के सापेक्ष में आपसे ये पूछ रहा है किस वजह से ध्यान रखना, जो भारत परिवहन है वो विकास में तीव्र आर्थिक विकास की कुंजी है। ध्यान रखना, तो तीव्र आर्थिक विकास का मतलब है कि परिवहन का, ध्यान रखना, कि कुशल परिवहन होगा, बेहतर परिवहन होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो यही से प्रश्न की नीड है कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। पहले आप इसमें ये दर्शा दीजिएगा कि परिवहन क्यों जरूरी है आर्थिक विकास के लिए, फिर आज वर्तमान में जो परिवहन है उनमें कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण जो हमारी यह तीव्र गति नहीं हो पा रही है। और ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर होगा। तो हमें उसके हिसाब से सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अवसंरचना को डेवलप करना पड़ेगा, उसके हिसाब से परिवहन तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। तो यानी ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां या क्रियाएं भारत सरकार को या यहाँ निजी प्रारूप तरीके से करनी पड़ेंगी, जिससे कि जो हमारी गति है लगातार क्या हो जाए, एक बेहतर हो जाए। तो आइए हम इस पे पूरी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रश्न की डिमांड क्या है, इसकी डिमांड के अनुरूप पहले समझते हैं कि इसमें हमें क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। आइए मस्ती से पूरी इसकी फिल्म को बनाते हैं। पहले आपको यही लिखना पड़ेगा कि यहाँ राष्ट्र में दशकों से आर्थिक विकास के लिए, यहाँ पे व्यक्तिगत कह सकते हैं गतिशीलता के लिए, ध्यान रखना, किया गया है। अगर पिछले दशकों में अगर हम लोग देखें, एक एग्जाम्पल बेस पे अगर देखें, तो भारत ने लगातार बड़ी उल्लेखनीय वृद्धि करी है। इसका मतलब है कि अवसंरचना के योगदान में कहीं ना कहीं भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था के योगदान को परिवहन के योगदान के तालमेल को आपस में बहस करना पड़ेगा। जब अवसंरचना का यानी उत्पादन का तालमेल परिवहन के तालमेल से मिल जाएगा तो वहां तक चीज पहुंचने में कोई देरी नहीं होगी। तमिलनाडु से कहीं से केला निकल के आ रहा है, अगर वो उत्तर भारत में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो रास्ते में खराब हो रहा है, तो क्या है, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। यही कहा गया कि परिवहन का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब ये क्या वजह है, तो यहां पहले थोड़ा सा इंट्रो डाल दीजिएगा, यहां पे डाल के परिवहन के बारे में कुछ आंकड़ों के सापेक्ष में डिफाइन कर दीजिएगा कि आर्थिक विकास में कैसे ये सहायक है, कैसे सहायक नहीं है। दूसरा पॉइंट यहां तुम डिफाइन कर दीजिएगा कि वर्तमान के परिक्षेप में हम देखा जाए किस प्रकार से हमें सुनिश्चित करना चाहिए जिससे हमारे परिवहन प्रणाली को और मजबूती प्रदान की जाए। तो यहाँ कुछ ऐसे मेन पार्ट में, मेन बॉडी में, ध्यान रखना, इश्यूज जो है, जो मुद्दे हैं, आप उनको उठा लीजिएगा और उसको आराम से टैकल कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ कंक्लूजन पे तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में कार्य कर रहा है।
तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए मैं वन बाई वन करके पूरी फिल्म को लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप इसको स्वतः ही लिखने का प्रयास करेंगे और इसको लिख के मुझे टेलीग्राम चैनल पे भेजने का प्रयास करेंगे। तो यहां लिखिएगा कि राष्ट्रों में दशकों के आधार पर या पिछले दशकों में आर्थिक विकास को, आर्थिक समृद्धि को, आर्थिक विकास को एक नया परिवर्तन देखने को मिला है, जिसमें भारत ने भी अपने पिछले दशकों में आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं उल्लेखनीय वृद्धि करी है। हालांकि अवसंरचना के सापेक्ष में अनुरूप वृद्धि करने के साथ साथ भारत जो है 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर होगा। इसीलिए कहा जाता है या इसलिए कहा जा सकता है कि भारत को परिवहन तंत्र को बेहतर करने के प्रयास सुनिश्चित करने चाहिए, जिसमें प्रमुख ये पहलू हो सकते हैं। इतना तुम लिखोगे तो यहां से क्या होगा, उसका इंट्रो एक प्रकार से तैयार हो जाएगा। अब उसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वहां उसको मेन बॉडी में, मेन पार्ट में कवर कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला पहलू यही होगा कि सड़कों को कुशल बनाया जाए, जो गड्ढे हैं, जो समस्याएं, अपराध हैं, जो एक्सीडेंटल एरिया हैं, जो यहाँ पे लंबी ट्रेनों की लंबी परिवहन की प्रणाली है, उसको बेहतर प्रबंधन किया जाए। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें कुशल परिवहन को जन्म देना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ से ये निकल के आती, तो हमारे इंडिया में तुम आज भी देखते होगे, हमें नई तकनीकी का विकास करना चाहिए। अब अमेरिका में जाएंगे तो ऊपर के यहाँ बस चल रही है, नीचे यहाँ पे ऑटो कार चल रही है, नीचे स्कूटी चल रही है। हमारे यहाँ ऐसी अब संरचना का विकास नहीं कर पाए हैं कि यहाँ से एक ही रोड पर ऊपर नीचे करके कभी कुछ मल्टी, जो हमारे मेट्रोपोलिटन सिटीज है वहाँ तो हम देख पाते हैं, लेकिन रीजनल एरियाज में नहीं पहुँच पाते। वहाँ ट्रक भी वहीं जा रहा है, मोटरसाइकिल भी वहीं जा रही है, गाड़ी भी वहीं जा रही है, और तीनों आपस में ठुकर जाते हैं, कभी ये हुआ कभी हुआ। तो समस्या ने जन्म कहाँ लिया, जब हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रकार से कुशल परिवहन के साथ साथ हमने नई तकनीकी का उसमें विकास नहीं किया। अभी तो हम गांव तक अपनी सड़कों को नहीं जोड़ पाए हैं, अभी तक हम लोग यहाँ शहर से शहरों को नहीं जोड़ पाए हैं। तो समस्या निकल के क्या आ रही है, अभी तक तो हम शहरों को जोड़ने में ही लगे पड़े हैं, तो वहाँ गति कैसे प्रदान की जाएगी। तो दूसरा पॉइंट निकल आता है कि तुम देखते होगे हाल ही में कि जितने भी ट्रांसपोर्ट है, जो परिवहन है, जो व्यापार करता है ट्रेड के लिए, जो हमारे ट्रक वगैरह रहते हैं, उनको दिन में नो एंट्री रहती है, रात में वहाँ खुल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक दिन में ट्रक चलने की वजह से एक कितना लॉस हो रहा होगा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, उसको गति नहीं मिल पा रही होगी। तो हमें ऐसे परिवहन तंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे कि जो यहाँ रोकना पड़ता है, दिन में बेचारे आराम से सोते रहते हैं, खाली रहते हैं, यानी कहा जाए तो यहाँ से ये परिवहन नहीं होता है। इससे क्या हो रहा है, यहाँ एक दिन की वजह से यहाँ माल क्या हो रहा है, कच्चा माल हो या पक्का माल हो, वो पहुंचने में दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से हमने स्मार्ट सिटीज की स्थापना करी है, इस तरीके से हमें स्मार्ट परिवहन की स्थापना करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कभी कभी अगर हम यहाँ पर्यावरण को कम करना पड़ेगा, तो पर्यावरण कम करने के लिए हमें छोटे छोटे ध्यान रखना एरियाज में भी यहाँ चार्जिंग सेंटर या चार्जिंग केंद्र खोलने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लगे पड़े हैं कि पहले परिवहन ठीक कैसे करें। तो परिवहन ठीक करने के साथ हमें इन सभी बिंदुओं पर कार्य करना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्जिंग सेंटर खोलने पड़ेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट दिन रात चल सके, इस पे काम करना पड़ेगा, परिवहन को कुशल बनाना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बेहतर प्रबंधन करना पड़ेगा, स्मार्ट कार्यक्रम की तरह माध्यम से इनको स्मार्ट सड़कें बनानी पड़ेंगी यहाँ से। तो ये सारे काम करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या होगा, उसको एक गति प्रदान की जाएगी, उसको एक हवा मिलेगी, उसको नई मंजिल मिलेगी। इस वजह से हम लोग आर्थिक विकास को बढ़ावा दे पाएंगे। तो आर्थिक विकास में परिवहन का भी रोल है, लगातार समृद्धि की तरफ ना अग्रसर होना भी। अब बात करते हैं यहाँ से इसके निष्कर्ष के बारे में। जब आप लिखेंगे, जब कंक्लूजन के बारे में इसकी डिमांड करता है, तो कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना कि उभरते बाजार में वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, उभरते बाजार में वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखना, यहाँ परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है या बड़ी भूमिका में परिवहन योगदान करता है। इसलिए भारत के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करते हुए हमें भारतीय आबादी को सुरक्षित एवं पर्याप्त ध्यान रखना, यह समग्र अवसंरचना के सापेक्ष में हमें परिवहन तंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी, जिससे हर कोई महिला, हर कोई बुजुर्ग या हर कोई यहाँ विकलांग, ध्यान रखना, सही तरीके से इन कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हुए वहाँ परिवहन तंत्र को बढ़ावा दे सके। इतना लिख दीजिएगा, वो मजा आ जाएगा। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है इन सब चीज़ों से आप अवगत हो रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि जरूरी है अपने पिक्चर की या अपने क्वेश्चन की थीम को बहुत अच्छे से बना पाना। तो आइएगा सेकंड प्रश्न में हम लोग बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। इनको सबको लिखें, क्योंकि मैं इसमें लिखाऊंगा लाइव आके, राइट, लेकिन आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप इसको स्वतः भी लिख सकें।
आइए चर्चा कर लेते हैं बड़ी मस्ती के साथ। दूसरा क्वेश्चन जो है यूपीएससी की धर्मशाला में 2022 में आया, देखिएगा, और जीएस 1 से यह प्रश्न आया है। क्या लिखा है? भारत में जनजातीय समुदायों के बीच विविधताओं को देखते हुए किन विशिष्ट संदर्भों में उन्हें एक ही श्रेणी में रूप में माना जाता है? चर्चा करें, ध्यान रखना। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। गिवन द डाइवर्सिटी अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विद द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वी शुड बी हैड कंसीडर एज द सिंगल कैटेगरी। आपने देखा होगा जब गांव में कोई गरीब घर होता है तो उसको हम लोग एक दायरे में बांध देते हैं, ये अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता। ऐसे ही जो जनजातीय समूह होते हैं, हमने उनकी कार्यभूमि के आधार पर, हमने उनकी अवस्थाओं के आधार पर, हमने उनके कर्मों के आधार पर, ध्यान रखना, यहाँ से एक ये कह सकते हैं कि उनको एक श्रेणी में बांध दिया गया है। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में वो चर्चा करने के लिए आपसे विचार विमर्श कर रहा है। आइए इस प्रश्न की डिमांड को समझने से पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमें इस प्रश्न में क्या क्या देना चाहिए जिससे कि इसकी पूरी फिल्म सी बन जाए। आपको क्या देना पड़ेगा? पहले ये बताना पड़ेगा कि जनजातीय जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, और जनजातीय समूह होने के बाद इनका संवैधानिक योगदान क्या रहा है, इन्हें हमें संविधान में किस तरीके से इन्वॉल्व किया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दीजिएगा। तो अब आइएगा यहाँ हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले पॉइंट पे, इंट्रोडक्शन में, कि जनजातीय समूह क्या होते हैं, इनका किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों में योगदान रहा है। दूसरे पॉइंट में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ये कह सकते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं एक श्रेणी में रखा जा सकता है। यहां इसको बात डिफाइन कर दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट में तुम लिख दीजिएगा कि इनका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या हो सकता है। फिर देखिए प्रश्न का मजा कितना आ जाएगा। तो यहीं से क्या लिखेंगे? पहले पॉइंट में तुम लिखोगे इंट्रोडक्शन। कैसे लिखोगे? यही कह दीजिएगा कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत एक श्रेणी में जनजातीय समूह की या जनजातीय जो जंगल के ऊपर निर्भर रहते हैं या जंगलों से प्रेम करते हैं, ऐसे समुदाय का वर्णन किया गया। लेकिन सभी श्रेणियों को मानते हुए संविधान के अंतर्गत या संविधान के द्वारा या कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा, ध्यान रखना, प्रावधानों के द्वारा कई सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर इन्हें कहीं ना कहीं एक श्रेणी में बांधने का प्रयास किया गया है या बांधा गया है। जैसे जब ये पॉइंट बोलेगा तो क्या होगा? जब ये जैसे बोलेगा तो क्या करना पड़ेगा तुमको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब वो जब जैसे लिखोगे तो अब ये मेन पॉइंट बन जाएगा। कौन कौन से पॉइंट आएंगे देखिएगा। पहला पॉइंट तो ये आएगा, इन लोगों की जनजातीय समूह की जो धार्मिक प्रथाएं हैं, ये धार्मिक प्रथाओं पर विश्वास करते हैं। जैसे टैटू बनाना, आभूषण है, जादू टोना है, ये जनजातीय लोगों की क्या है? एक प्रकार से पहचान है। तो यानी यहां ये होने की वजह से क्या किया? हमने इनको एक उसमें सिस्टेमेटिक दायरे में बांधने का प्रयास किया। फिर ये कहा जाता है कि यहाँ ये जो लोग हैं ये सामान्यतः प्रकृति की पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि प्रकृति की पूजा करना ही क्या है? भगवान की पूजा करना है। तो ये वृक्षों की पूजा करते हैं, वृक्षों के चिपक के रहते हैं, जंगल से प्रेम करते हैं, प्रकृति के साथ प्रेम करते हैं। तो यानी ये होने की वजह से हमने क्या किया? इनको एक श्रेणी में बांधने का प्रयास करा। और फिर ये भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ये जंगल पर निर्भर होते हैं। यानी यहां संतुलन करने के लिए, यानी पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए ये कार्य करते रहते हैं, इसीलिए इनको एक श्रेणी में बांध दिया गया है। और लिखेगा ये अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पे संयुक्त परिवार के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त परिवार का मतलब है कि ज्वाइंट फैमिली के रूप में कार्य करते हैं, और ज्वाइंट फैमिली ऐसी कहा जाती है कि जनजातीय समूह में ही पाई जाती है ज्यादातर। तो यानी इनको श्रेणी में बांधने का प्रयास किया है। उसके बाद अगला पॉइंट भी, और भी इसमें तुम एग्जाम्पल बेस लिख सकते हो कि ये अपने आप को जो मुख्य धारा होती है विकास की, जो आज के समय तकनीकी का दौर है, यहाँ नौकरी का दौर चल रहा है, इसे मुख्य धारा से अपने आप को ये अलग मानते हैं। यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये अलग मांगते हैं तो क्या होता है? ये अलग है, तो इसलिए इनको एक श्रेणी में बांधा गया है। और भी कहा जाए, ये आमतौर पर यह कहा जाता है कि समाज जो है ये आमतौर पर अपने ऊपर डिपेंड रहता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, यानी ये आत्मनिर्भर रहता है। इसका मतलब है खाने पीने की व्यवस्था हम अपने आप जंगलों से कर लेंगे, हमारी कोई चिंता मत करिएगा। तो यानी आत्मनिर्भर रहने की वजह से भी हम लोग क्या करते हैं? इनको एक श्रेणी में बांधने का प्रयास कर लेते हैं। जब इतने आस्पेक्ट तुम दोगे तो उसके दिमाग में ये फिल्म बन जाएगी, हाँ वाकई में इस व्यक्ति ने, ध्यान रखना, क्यों इन्हें एक श्रेणी में बांधा जाता है, उसके सारे आस्पेक्टों से अवगत करा दिया। तो आपको जो नंबर है बाकी लोगों से अच्छे मिलते हुए चले जाएंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या करना है? कंक्लूजन पे जाओगे तो तुम क्या लिखोगे? कंक्लूजन में हमें क्या लिखना पड़ेगा? यही लिखना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी एक उनकी विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक धार्मिक पहचान के लिए यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि बगावत की थी।
और उन्होंने कहा था कि इन्हें अलग तरीके से, इन्हें एकल परिवार या विशेष श्रेणी में ध्यान रखना की मांग की थी कि यहाँ ऐसे व्यक्तियों को विशेष श्रेणी में रखा जाए जिनके विकास के लिए, जिनके आर्थिक विकास के लिए, जिनके सामाजिक विकास के लिए, जिसके लिए एक प्रकार से कह सकते हैं सभी सामूहिक विकास के लिए हमें योजनाएं चलानी पड़ेंगी, हमें कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी विशेष सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन जैसे व्यक्तियों के लिए एक श्रेणी की मांग की थी। इसलिए कहा जाता है कि इन्हें एक श्रेणी में बांधा जाता है। इतना तुम लिख दोगे तो क्या होगा, आप समझ जाएंगे कि आपने इसकी वकालत कर ली कि हमने नहीं कहा था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि इनको एक विशेष श्रेणी में रखा जाए, इसलिए इनको कह सकते हैं कि एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है। कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। लव यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें इस यात्रा का। मंडे से जो क्लास रहेगी कंटिन्यू लाइव रहेगी, बाकी प्रोग्राम भी लेके आने वाले हैं हम लोग, चाहे वो इंटरव्यू का प्रोग्राम हो, चाहे वो इथिक्स का प्रोग्राम हो, चाहे वो ज्योग्राफी का प्रोग्राम हो, चाहे वो हिस्ट्री का प्रोग्राम हो, चाहे वो यहाँ से एमसीक्यूज का प्रोग्राम हो, चाहे यहाँ पीसीएस का प्रोग्राम हो। तो बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, आपको मज़ा आता हो चला जाएगा। तो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।